हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित आज हम राजनीतिक सिद्धांत और विचारों से संबंधित क्वेश्चनों को एनालिसिस करेंगे जो आगामी नेट, पीजीटी और टीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट क्लास होगी। तो उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नैतिकता को राजनीति से किसने पृथक किया? यानी राजनीति को नैतिकता से पृथक करने वाले विचारक थे मैकियावेली। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं मैकियावेली ने राजनीति का धर्म और नैतिकता से पृथक्करण किया था। वहीं महात्मा गांधी की बात करें तो इन्होंने राजनीति को धर्म से जोड़ा था। तो महात्मा गांधी की तरह कहा गया था कि बिना धर्म के राजनीति नहीं हो सकती। मैकियावेली ने न तो ईसाई धर्म की मान्यताओं को और न दैवी कानूनों के अस्तित्व को स्वीकार किया। मैकियावेली ने इस बात से इनकार कर दिया कि मानव का कोई परलौकिक उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस संकल्पना की आलोचना स्वतंत्रता के विरोधाभास के रूप में की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूसो का जनरल विल। यानी रूसो का जो सामान्य इच्छा का सिद्धांत था उसकी संकल्पना की आलोचना स्वतंत्रता के विरोधाभास के रूप में की गई है। आप इसे देख सकते हैं कि रूसो की सामान्य इच्छा समाज के विभिन्न व्यक्तियों की आदर्श इच्छाओं का योग है। सभी नागरिकों की वह इच्छा जिसका उद्देश्य सामान्य हित हो सामान्य इच्छा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजनीति मानव समुदाय द्वारा अपनी समस्याओं से निपटने की प्रक्रिया है, यह किसने कहा है? तो ये कहा गया था हेरोल्ड लासवाल के द्वारा। हेरोल्ड लासवेल का मानना था कि राजनीति मानव समुदाय द्वारा अपनी समस्याओं से निपटने की एक प्रक्रिया है। तो देखते हैं इसे। हेरोल्ड लासवेल ने कहा कि राजनीति मानव समुदाय द्वारा अपनी समस्याओं से निपटने की एक प्रक्रिया है। यानी हेरोल्ड लासवेल जो है मानव की समस्याओं को प्राथमिकता देते हैं। लासवेल मोस्का और शुम्पीटर सी राइट मिल्स अभिजन सिद्धांत के समर्थक हैं। अभिजन सिद्धांत का मतलब है एलीट। एलिट का मतलब होता है राजनेताओं से, यानी जो संपन्न लोग होते हैं उसे अभिजन की श्रेणी में काउंट किया जाता है। अभिजन किसी समुदाय के लघु अल्पसंख्यक होते हैं जो महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों को धारण करते हैं। उन्हीं में से एक लासवेल भी थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से अहिंसात्मक प्रतिरोध के सिद्धांत का जनक कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अहिंसात्मक प्रतिरोध का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? अरविंद घोष के द्वारा। यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं अरविंद घोष पहले क्रांतिकारी विचारक थे, बाद में संन्यास धारण करते हैं और पांडिचेरी जाकर अपना एक आश्रम बनाते हैं और उसी दौरान इन्होंने अहिंसात्मक प्रतिरोध के सिद्धांत का विचार दिया था। निष्क्रिय प्रतिरोध की पद्धति के जनक अरविंद घोष हैं। वे इस पद्धति के द्वारा भारत की स्वाधीनता का उपदेश दे रहे थे। निष्क्रिय प्रतिरोध से उनका तात्पर्य किसी अहिंसक आंदोलन से नहीं था। अगला क्वेश्चन है हमारा कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। अभिकथन है इसका, वैज्ञानिक समाजवाद वर्ग संघर्ष के संदर्भ में इतिहास की व्याख्या करता है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वैज्ञानिक समाजवाद जो है वर्ग संघर्ष के संदर्भ में इतिहास की क्या करता है? व्याख्या करता है। और तर्क है इसका, वर्ग संघर्ष पहले सुपर स्ट्रक्चर में होता है। किसमें होता है? सुपर स्ट्रक्चर में। यानी कथन और कारण दोनों राइट हो जाएंगे और एक्सप्लेनेशन भी इसका राइट हो जाएगा। इसका बी आंसर सही हो जाएगा। यानी ए और आर सही हैं, लेकिन सॉरी एक्सप्लेनेशन जो है इनका सही नहीं है। वहाँ पे वैज्ञानिक समाजवाद की बात कर रहा है, यहाँ सुपर स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। दोनों सेंटेंस जो है राइट हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन दोनों का व्याख्या जो है अलग अलग है। आप देख सकते हैं मार्क्स के अनुसार समाज की प्रगति द्वंद्वात्मक प्रणाली यानी डायलेक्टिकल मेथड के द्वारा होती है और विकास की प्रक्रिया एवं उसकी अंतिम दिशा को निर्धारित करने वाले आर्थिक तत्व होते हैं। और मार्क्स का कहना है कि पूंजीवाद अपनी कब्र स्वयं खोदता है। ये मार्क्सवादी विचारों का कहना है। यानी कार्ल मार्क्स ने कहा था कि पूंजीवाद अपनी कब्र स्वयं खोदता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित संकल्पनाओं या सिद्धांतों के अस्तित्व में आने वाले कालक्रम को रखिए की बात कर रहा है। तो इसे क्रम में रखते हैं। तो साथ ही प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही शेयर करें। तो एक मिनट हम वीडियो थोड़ा सा पॉज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो आया था सप्तांग सिद्धांत, यानी कौटिल्य के द्वारा जो सप्तांग सिद्धांत दिया था सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद संरक्षण का सिद्धांत। संरक्षण का सिद्धांत यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया था।
ठीक है। और तीसरा है अहिंसात्मक विद्रोह। अहिंसात्मक विद्रोह की बात गांधी का असहयोग एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। और सत्याग्रह की बात जो है गांधी जी के द्वारा की गई थी। अगला है हमारा नीचे लिखी पुस्तकों के प्रकाशन को कालक्रम में रखिए। तो इनको अरेंज करने की बात कर रहा है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले द ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स जो लास्की के द्वारा लिखी गई थी ये आ जाएगा। सेकेंड में द आइडल ऑफ ह्यूमन यूनिटी आ जाएगा। और तीसरे में मल्टीकल्चरलिज्म सिटीजनशिप ए लिबरल थ्योरी ऑफ माइनॉरिटी राइट्स, ठीक है। तो तीसरे में ये आ जाएगा। और फोर्थ में न्यू ह्यूमनिज्म। न्यू ह्यूमनिज्म जो बुक लिखी थी नव मानववाद M.N. रॉय के द्वारा लिखी गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात करें तो इसे देख लेते हैं। पहले है पावर। पावर की बात किसके द्वारा की जाती थी? मैकियावेली के द्वारा, यानी इसका तीसरा हो जाएगा। और इंटरनल की बात किसके द्वारा की गई थी? तो इंटरनल की बात करें तो ग्रीन के द्वारा, जो आदर्शवादी विचारक थे। इंटरनल कॉन्शियसनेस की बात आदर्शवादी विचारक T.H. ग्रीन के द्वारा की गई थी। और अगला है हमारा मूल्यों का बाध्यकारी विवरण। तो मूल्यों का बाध्यकारी जो विवरण था डेविड ईस्टन के द्वारा दिया गया था। और अंत में प्रिजन डायरी जो ग्राम्सी के द्वारा जेल में लिखी गई थी, यानी डी का फोर्थ हो जाएगा। आप इसे देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है। तो ऑगस्टाइन के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई थी? ऑगस्टाइन ने लिखी थी टू सोवर्ड्स, यानी ए का फोर्थ हो जाएगा। अगला है माओ से तुंग। बी का जो है माओ से तुंग की मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है लेट हंड्रेड्स फॉलोअर्स ब्लूम, यानी बी का जो है फर्स्ट हो जाएगा। और M.N. रॉय के द्वारा कॉलोनिएट थीसिस लिखी गई थी। और अरविंदो के द्वारा इनवोल्यूशन की बात की गई थी। आप इसे देख सकते हैं। अगला है हमारा तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक विश्लेषण से संबंधित क्वेश्चन। राजनीति विज्ञान की एक उपशाखा के रूप में तुलनात्मक राजनीति के विकास में निम्नलिखित में से किसने योगदान किया है? तो किसके द्वारा किया गया था? हेरोल्ड लास्की के द्वारा। राजनीति विज्ञान की उपशाखा के रूप में इसका अध्ययन जो है हेरोल्ड लास्की के द्वारा किया गया था। आप देख सकते हैं हेरोल्ड लास्की ने राजनीति विज्ञान की एक उपशाखा के रूप में तुलनात्मक राजनीति के विकास में योगदान दिया। तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत उपागम राजनीतिक व्यवस्थाओं और प्रक्रियाओं की वास्तविकताओं को समझने में तथा वर्तमान उपागमों के प्रतिपादन में सहायक नहीं हुए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश में दोहरी नागरिकता के साथ सरकार का संघीय रूप है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दोहरी नागरिकता यानी ड्यूअल सिटीजनशिप की बात की जा रही है और साथ ही यूनियन की बात की गई है। तो ये हो जाएगा USA के संविधान, ठीक है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है और संघीय रूप है। USA में दोहरी नागरिकता के साथ सरकार का संघीय रूप है। USA की संघीय शासन प्रणाली के अंतर्गत राज्यों को पर्याप्त स्वायत्तता दी गई है, अर्थात राज्यों के पृथक पृथक संविधान हैं। जिस प्रकार इंडिया में अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग सभी को नागरिकता दी जाती है। लेकिन इसके अपोजिट अमेरिका की बात करें तो वहाँ हर स्टेट का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है और स्टेट की जो नागरिकता है वो अलग होती है और केंद्र की जो नागरिकता होती है अलग होती है। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, नेट और PGT में हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन। लुसियन पाई के अनुसार निम्नलिखित में से राजनीतिक विकास के कौन से संकट हैं? तो लुसियन पाई ने राजनीतिक विकास के जो संकट के 3 अवस्थाएं बताई थी। पहला है अस्मिता का संकट, दूसरा है वैधता का संकट और तीसरा है वितरण का संकट। यानी पहला, दूसरा, तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भ्रष्ट राजनीतिक प्रक्रिया का संकट की बात उनके द्वारा नहीं की गई थी। आप देख सकते हैं राजनीतिक विकास की संकल्पना का विचार करने वाले विद्वानों में लुसियन पाई का नाम अग्रणी है। और लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास के निम्नलिखित संकट आते हैं: अस्मिता का संकट, वैधता का संकट और वितरण का संकट। और लुसियन पाई के द्वारा 1963 में इस विषय पर गंभीर रूप से सोचना प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, 20वीं सदी के उत्तरार्ध में पश्चिमी विद्वानों की प्रमुख चिंता समुदाय का विचार रही है और स्थानीय यानी लोकल विस्मृत और कमजोर हो गया है। तो इसमें जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टेटमेंट दोनों राइट हैं और उसका एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल राइट है। क्यों है स्थानीय या लोकल विस्मृत और कमजोर हो गया है? इसीलिए 20वीं सदी के उत्तरार्ध में पश्चिमी विद्वानों की प्रमुख चिंता का
प्रमुख चिंता जो है समुदाय का विचार रही थी। आप इसे देख सकते हैं 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पश्चिमी विद्वानों की प्रमुख चिंता समुदाय का विचार रही। स्थानीय विस्मृत और कमजोर हो गया है। आधुनिक राज्य का समुदायवादी दृष्टिकोण सैंडल वॉल्जर, माइकल सैंडल माइकल वॉल्जर और टेलर के चिंतन से जुड़ा है। ये तीनों समुदायवादी विचारक हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। और जॉन रॉल्स और डॉर्किन के द्वारा जैसे उदारवादी विद्वानों की प्रतिक्रिया स्वरूप सामने आया। अगला क्वेश्चन है हमारा अभिकथन और तर्क से संबंधित क्वेश्चन है। तो बात करते हैं संरचनात्मक प्रकार्यात्मक विश्लेषण प्रकार्य और संरचना की संकल्पना के इर्द गिर्द घूमता है, और तर्क है इसका प्रकार्य किसी प्रणाली सिस्टम के कार्यों की अभिरचना यानी पैटर्न के वस्तुनिष्ठ परिणाम के तौर पर परिभाषित किया जाता है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल राइट हो जाएंगे, लेकिन एक्सप्लेनेशन इसका राइट नहीं होगा क्योंकि दोनों स्टेटमेंट दोनों अलग अलग परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम इस बात की व्याख्या करता है कि कौन सी संरचना राजनीतिक व्यवस्था के अंदर कौन से प्रकार्यों का संपादन करती है। यह उपागम दो प्रमुख धारणाओं पर केंद्रित होती है, एक संरचना, दूसरा प्रकार्य। प्रकार्य प्रक्षेपित परिणाम है जो किसी व्यवस्था के अनुकूल या पुनः समायोजन की व्याख्या करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा अभिकथन और तर्क से संबंधित। अभिकथन का मतलब है अभिजातीय सिद्धांत मध्य एवं पश्चिमी यूरोप के देशों में प्रजातंत्र के विवेचन के तौर पर प्रयोग किया गया है और प्रत्येक प्रजातांत्रिक समाज में अल्पसंख्यक शासन करते हैं। तो यहाँ पे भी दोनों स्टेटमेंट राइट हो जाएंगे, यानी अभिकथन और तर्क जो है दोनों सही हैं, लेकिन ए आर की व्याख्या सही नहीं है, इसीलिए इसका बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं अभिजात्य शब्द का प्रयोग 1823, ठीक है, 1823 में जब मुनरो डॉक्ट्रिन आई थी उसी टाइम पे दिया था, लेकिन इस शब्द का ब्रिटेन एवं अमेरिका ने अधिक प्रयोग किया और 1930 ईस्वी के बाद किया गया, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। और लोकतंत्र में भी राजव्यवस्था का वास्तविक रूप से नियंत्रण इस अल्पसंख्यक उच्च वर्ग का ही होता है और यही अभिजन है। अगला क्वेश्चन है हमारा कॉलड्यूस के संचार सिद्धांत यानी कम्युनिकेशन क्वांटिटेटिव में निम्नलिखित चार संख्यात्मक क्वांटिटेटिव कारकों यानी फैक्टर्स को सही कालानुक्रम में रखिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉलड्यूस के द्वारा जो संचार सिद्धांत दिया गया था, ठीक है, उसमें चार सिद्धांत दिए गए थे उन्होंने, तो इसको देख लेते हैं क्रम में किस प्रकार लगाया था उनके द्वारा। तो सबसे पहले उन्होंने लोड की बात की थी। लोड का मतलब होता है भार, ठीक है, पहले लोड की बात करते हैं, उसके बाद उनके द्वारा लेग की बात की गई थी, उसके बाद गेन की बात की गई थी और अंत में लीड की बात की गई थी, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे मिला सकते हैं। कॉलड्यूस के संचार सिद्धांत में चार परिमाणात्मक तत्व हैं। ये चार तत्व निम्न प्रकार से हैं। सबसे पहले भार आ जाएगा यानी लोड, उसके बाद पश्चात लेग, और तीसरे में गेन अभिलाभ और अग्रता, अंत में लीड यानी समृद्धि से संबंधित हो जाएगा। अगला है केनेथ ऑर्गन्सकी के अनुसार एक विकासशील समाज में को नीचे दिए गए विकास के चार चरणों से गुजरना पड़ता है। वो चार चरण कौन कौन से हैं इसे देख लेते हैं और किस प्रकार गुजरना पड़ता है। यानी सबसे पहले राजनीतिक एकीकरण किया जाता है, ठीक है, एकीकरण होने के बाद औद्योगिकरण किया जाता है, पहले के बाद तीसरा हो जाएगा, और औद्योगिकरण करने के बाद राष्ट्रीय जन कल्याण के कार्य किए जाते हैं, ठीक है। उनका मानना था केनेथ ऑर्गन्सकी का। और राष्ट्रीय जन कल्याण के बाद प्राचुर्य यानी अवुडेंस का मतलब होता है समृद्धि की बात उनके द्वारा की गई थी। आप देख सकते हैं केनेथ ऑर्गन्सकी ने राजनीति विकास के चार स्तर माने हैं। पहला है आदिम एकीकरण की राजनीति, दूसरा है औद्योगिकरण की राजनीति, तीसरा है राष्ट्रीय लोक कल्याण की राजनीति और चौथा है समृद्धि की राजनीति। अगला क्वेश्चन है हमारा नीचे युग्मों में से सही युग्मकों का मिलान कीजिए। तो देख लेते हैं इसमें राइट कौन है, ठीक है। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। डेविड ईस्टन ने द पॉलिटिकल सिस्टम, मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है इनकी, डेविड ईस्टन के द्वारा लिखी गई थी द पॉलिटिकल सिस्टम। बाकी दोनों रॉन्ग हो जाएंगे। आपसे देख सकते हैं डेविड ईस्टन द पॉलिटिकल सिस्टम से संबंधित है। तुलनात्मक राजनीति में व्यवस्था की अवधारणा का प्रयोग करने वाले विद्वानों में ईस्टन का नाम जो है अग्रणी है, और 1953 में प्रकाशित अपनी पुस्तक द पॉलिटिकल सिस्टम में उसने राजनीति विज्ञान में एक सामान्य व्यवस्था सिद्धांत निर्माण का विचार प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा सूची 1 को सूची 2 से मिलाकर कूट का सही उत्तर चुनिए।
तो देख लेते हैं इसे भी। सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है। सबसे पहले है राजनीतिक संप्रेषण। ठीक है, अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, तो राजनीतिक संप्रेषण की बात की गई थी कॉलिड्यूस के द्वारा, यानी ए का फोर्थ हो जाएगा, और निर्भरता बी का जो है डिपेंडेंसी की बात जो कि एजी फ्रैंक के द्वारा की गई थी, बी का फर्स्ट हो जाएगा। और जनता का मस्तिष्क यानी मास माइंड की बात रॉबर्ट मिचेल्स अभिजनवादी विचारकों के द्वारा की गई थी। और 3 स्तरों पर राजनीतिक विकास के चिन्ह की बात किसने की थी? लुसियन पाई के द्वारा की गई थी। डी का दूसरा हो जाएगा, यानी इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे मैच कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय शासन एवं राजनीति से संबंधित क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का उल्लेख किया गया है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का संबंध राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किया गया है आर्टिकल 51 में, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का उल्लेख राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में किया गया है। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत राज्य को यह निर्देश देते हैं कि वह लोगों के कल्याण के लिए योजनाएं बनाते समय इस सिद्धांत के बातों पर ध्यान दे तथा उन्हें लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाए। अगला है, भारतीय संविधान के किस संशोधन में सरकार में मंत्रियों की संख्या कम करने का उल्लेख किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पीजीटी और पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 91वां संविधान संशोधन। यानी 91वां संविधान संशोधन 2003 में लाया गया था। इसके द्वारा ये डिसाइड किया गया कि जितनी लोकसभा की सदस्य संख्या है उसका 15%, मैक्सिमम 15% से ज़्यादा संख्या नहीं होनी चाहिए मंत्रियों की, ये इसमें कहा गया था। आप देख सकते हैं 91वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अधिनियम में 2003 के अंतर्गत यह उपबंध किया गया कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है हमारा अभिकथन और तर्क से संबंधित। 1977 के बाद भारत में साझा सरकार का प्रयोग सफल रहा और एक दलीय प्रधानता की प्रणाली असफल होना। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। जब एक दलीय प्रधानता प्रणाली जो है असफल रही, तभी उसके बाद 1977 के बाद भारत में साझा सरकार यानी गठबंधन का प्रयोग हुआ था। तो इसलिए अभिकथन और तर्क दोनों सही हो जाएंगे और उसकी व्याख्या भी राइट हो जाएगी। आप देख सकते हैं 1977 के बाद भारत में साझा सरकार का प्रयोग हुआ था और मोरारजी देसाई को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया था कांग्रेस के बाद। और कांग्रेस को विभिन्न क्षेत्रीय दलों से चुनौतियां मिलने लगी और कांग्रेस की दलीय प्रधानता का खंडन हुआ और क्षेत्रीय दलों ने साझा सरकार का निर्माण किया। अतः कथन और कारण दोनों क्या हो जाएंगे? राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा अभिकथन और तर्क से संबंधित। 1970 के दशक में सभी प्रकार के समाज का चरित्र एक सा है, धर्म, भाषा और जाति का चुनाव में लाभ के लिए उपयोग हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी आज भाषा, धर्म और जाति का चुनाव में लाभ के लिए उपयोग हो रहा है। भारतीय समाज विभिन्न तरह की विविधताओं से भरा हुआ एक समाज है जहां जाति, धर्म, वर्ग इत्यादि के आधार पर विविधता है और चुनाव के दौरान राजनीतिक दल इस विविधता का फायदा उठाकर वोट प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे लिखे व्यक्तियों के लोकसभा के स्पीकर के रूप में कार्य करने को वाले क्रम को सजाइए। ठीक है, कालक्रम में रखने की बात कर रहा है, तो इसे देख लेते हैं। स्पीकर की बात कर रहा है तो इसका सबसे पहले हुक्म सिंह आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नीलम संजीव रेड्डी जो बाद में भारत के निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे, और उसके बाद आ जाएंगे पी.ए. संगमा, और अंत में आ जाएंगे सोमनाथ चटर्जी। आप इसे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान में निम्नलिखित को किस कालक्रम में रखा गया है? तो इसे देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य का नाम परिवर्तन सबसे पहले आ जाएगा, यानी दूसरा वाला आर्टिकल 3 में आता है। ठीक है, किसी स्टेट का जब नाम परिवर्तन होता है तो संशोधन आर्टिकल 3 में किया जाता है। उसके बाद सेकंड, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी 25 से आर्टिकल 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है, तो सेकंड ये हो जाएगा। और थर्ड जो हो जाएगा IAS और IPS के बारे में उल्लेख। ठीक है, ये मैं आपको करा चुका हूँ। अखिल भारतीय सेवाएं, इसका वर्णन किसमें किया गया है? आर्टिकल 312 में 3 सेवाओं की बात की गई है, IAS, IPS, IFS अखिल भारतीय सेवाओं के रूप में जानी जाती हैं और इसमें राज्यसभा को एक तरफा अधिकार होता है। ठीक है, आर्टिकल 312 के अंतर्गत। और अंत में आ जाएगा किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना, यानी आर्टिकल 356। आप इसे देख सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा, फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है, इसे देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय लोकदल यानी लोकदल का संबंध किससे हो जाएगा? हरियाणा से। भारतीय राष्ट्रीय लोकदल जो है हरियाणा का है। इसका फोर्थ हो जाएगा टीएमसी। टीएमसी आपको पता है पश्चिम बंगाल, ममता दीदी, ठीक है, तो पहला हो जाएगा। और जेडीयू का संबंध जो है बिहार से हो जाएगा, नीतीश कुमार जी। और टीआरएस का संबंध किससे हो जाएगा? आंध्र प्रदेश से। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सूची 1 सूची 2 से फिर मिलाने की बात कर रहा है, तो देख लेते हैं। पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री बने, ठीक है, तो पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री 1991 में बने थे, जब वित्त मंत्री मनमोहन सिंह को बनाया गया था। और इसी टाइम एलपीजी भारत ने अपनाया था। एलपीजी का मतलब है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। अगला है बाबरी मस्जिद का गिराया जाना। उसी के 1 साल के बाद बाबरी मस्जिद गिराई गई थी 1992 में। और तीसरा है एच.डी. देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने। एच.डी. देवगौड़ा जो है 1996 में प्रधानमंत्री बने थे। और अंतिम है नेहरू जी ने चीन से पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए थे 1954 में, यानी 1954 में। अगला है हमारा क्वेश्चन लोक प्रशासन से। लोक प्रशासन उन क्रियाओं यानी ऑपरेशंस को कहते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को लागू करना होता है। यह परिभाषा किसने दी? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है लोक प्रशासन पब्लिक एक्ट से। तो इसका ये डेफिनेशन जो है एल.डी. व्हाइट के द्वारा दी गई थी। एल.डी. व्हाइट का मानना था कि लोक प्रशासन उन क्रियाओं को कहते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति, ठीक है, जो लोक नीति यानी जो कल्याण की योजनाएं हैं उनको लागू करना होता है। आप देख सकते हैं लोक प्रशासन उन क्रियाओं को कहते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को लागू करना होता है। यह परिभाषा एल.डी. व्हाइट की है। लोक प्रशासन का जनक अमेरिकी विद्वान वुड्रो विल्सन को माना जाता है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे ये, और इस विषय का जन्म 1887 में हुआ था। अगला है निम्नलिखित में से संगठन के क्लासिकी सिद्धांतों को कहावतें किसने कहा? तो क्लासिकी सिद्धांत को कहावतें या लोकोक्तियां कहने वाले विचारक थे हर्बर्ट साइमन, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं हर्बर्ट साइमन ने संगठन के शास्त्रीय सिद्धांतों की कटु आलोचना की थी। वे कहते हैं कि शास्त्रीय सिद्धांत से स्पष्ट नहीं होता कि किस विशेष स्थिति में कौन सा सिद्धांत महत्व देने योग्य है और कौन सा नहीं है। इसीलिए हर्बर्ट साइमन ने प्रशासन के शास्त्रीय सिद्धांतों को प्रशासन की कहावतें मात्र कहा था, ठीक है, ये कहावतें हैं, उसके सिवा कुछ नहीं, ये हर्बर्ट साइमन का मानना था। अगला क्वेश्चन है हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन, सिविल सेवा स्थायी रूप से वेतनभोगी एवं कुशल पदाधिकारियों की व्यावसायिक संस्था है, यह किसने कहा था? तो ये कहा था हरमन फाइनर के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पीजीटी में पूछा गया है। यानी सिविल सेवा स्थायी रूप से, ठीक है, जो हरमन फाइनर जो है सिविल सेवा को परमानेंट के तौर पे देखते हैं, तो उन्होंने ही कहा था कि सिविल सेवा स्थायी रूप से वेतनभोगी एवं कुशल पदाधिकारियों की व्यावसायिक संस्था है। यह कथन हरमन फाइनर का है। सिविल सेवा से आशय ऐसी नागरिक सेवा से है जिसका गठन करने के पीछे उद्देश्य देश में शांति एवं व्यवस्था को बनाए रखना होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।